अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक कहावत आपने सुनी होगी, पंजाबी की है कि जिथों निकलोती होती आखिर। तो आज की जो वीडियो है ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका इस मिसाल से, इस कहावत के साथ कोई लेना देना नहीं। आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे सऊदी अरब की जानिब से एक जो बड़े लेवल का यू टर्न लिया गया, एक अबाउट टर्न आप इसको कह सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उसी तरह बेहतर करने की अब कोशिश की जा रही है। और ये वो सऊदी अरब था, ये यूएई था जिसकी जानिब से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया गया। और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि यूएई की जानिब से और सऊदी अरब की जानिब से जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, जो कि $1 अरब पाकिस्तान से लेने थे, पाकिस्तान को कैश डिपॉजिट किया गया था, उसकी जो मैच्योर होने की डेट थी उस कर्ज़ की, उस फैसिलिटी की, वो थी जनवरी का आखिरी हफ्ता। तो जनवरी का आखिरी हफ्ता तो गुजर गया, अब फरवरी शुरू हो चुका है। तो अभी तक ये पैसे पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं, पाकिस्तान से ये पैसे वापस नहीं लिए गए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट तमाम उन चीज़ों की तरफ इशारा करती है कि सऊदी अरब को इसके ऊपर अपना यू टर्न लेना पड़ा। किस वजह से, कौन से वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से यूएई को और सऊदी अरब को इतना बड़ा यू टर्न लेना पड़ा, तो उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। 5 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब को ये कदम उठाना पड़ा। सबसे पहला तो ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे तो जमाल खशोगी के मामले के ऊपर मोहम्मद बिन सुलेमान और शाह सुलेमान ये चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते उनको पार्डन कर दें। उसकी रीज़न ये थी कि जब जमाल खशोगी का कत्ल किया गया तो एक बहुत ही करीबी, ऐसे कह लें कि डिफेंस मिनिस्ट्री में रहने वाला एक बंदा नासिर अल जबेरी, उसकी जानिब से अमेरिका के अंदर एक मुकदमा दायर किया गया और मोहम्मद बिन सुलेमान को इसके ऊपर एक्यूज़ किया गया। अब नासिर अल जबेरी की आप हैसियत जानना चाहते हैं तो जब शाह सुलेमान के बाद किसने रूल करना है सऊदी अरब के ऊपर, तो इसकी जब बात की जाती थी आज से 4-5 साल पहले, तो मोहम्मद बिन नाइफ का नाम आता था। तो मोहम्मद बिन नाइफ डिफेंस मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, तो ये नासिर अल जबीरी जो हैं ये उनके नायब थे, उनके अंडर ये काम करते थे। तो आप इस तसल को समझ सकते हैं। अगरचे ये थोड़ा सा बाइस्ड है, लेकिन उनकी जो उनके शवाहिद जो उन्होंने पेश किए, या उनकी जो गवाही है वो काफ़ी ऑथेंटिक है। और इस चीज़ का अंदाज़ा मोहम्मद बिन सुलेमान को भी था। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले इन्होंने कोशिश की कि वहाँ पर इनको पार्डन मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। और जो बाइडन की जानिब से काफ़ी सख्त बयानात भी दिए गए। अब हुआ ये कि ये सबसे बड़ा ख़तरा था और जो बहुत ज़्यादा फेवर्स इसराइल के मामले के ऊपर और ईरान के मामले के ऊपर सऊदी अरब को मिल रही थी, वो फेवर्स ख़त्म होगी। जो प्लान था वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। तो ऐसे में एक अल्टरनेट के तौर पर जो वहाँ पर इसराइल को देखा जा रहा था या भारत को देखा जा रहा था सिक्योरिटी मामलात के ऊपर, और पाकिस्तान को निकाला जा रहा था इक्वेशन से, तो पाकिस्तान की दोबारा से ज़रूरत महसूस हुई। सबसे बड़ी और पहली रीज़न इसकी ये है। दूसरा ये है कि यमन मामले के ऊपर सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी का एक क्राइसिस है, जो कि इंसानी तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस देखने को नहीं मिला कि तकरीबन 1.25 लाख के करीब वहाँ पर अब तक हलाकतें हो चुकी हैं। और जिस एक पैटर्न के तहत सऊदी अरब चल रहा है, जिस तरह से मोहम्मद बिन सुलेमान ने ये तमाम तर मामलात ख़राब किए, उससे लगता ही है कि आने वाले कई सालों तक ये मामला अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगा। तो इसके ऊपर जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से बयान दिया गया और कहा गया कि जो यमन का मामला है उसके ऊपर जो सऊदी अरब की हमायत है वो हम नहीं करेंगे। और इसके ऊपर अपना जो पहला पॉलिसी बयान और खिताब किया गया जो बाइडन की जानिब से, उसमें उन्होंने ये तो कहा कि सऊदी अरब के तमाम तर सॉवरेनिटी के जो चैलेंजेस हैं या अपने जो हमारे इत्तेहादी हैं, हम उनकी सॉवरेनिटी को जितने भी चैलेंजेस हैं उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर नहीं कहा कि वो यमन के मामले के ऊपर भी कुछ सऊदी अरब की हमायत करेंगे या नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि वो अपना जो पहला उनका बयान था कि यमन के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो ह्यूमैनिटी का एक क्राइसिस है, उसके ऊपर वो सऊदी अरब को अपोज़ करेंगे। तो वो अपने उसी स्टांस के ऊपर कायम है। जबकि इसके अलावा तीसरी रीज़न ये है कि इससे पहले पास में जब बात की जाती थी ईरान की और पाकिस्तान की, या ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की, तो पाकिस्तान वो फैक्टर था जो कि हमेशा से सऊदी अरब के साथ खड़ा होता था। लेकिन अपने इक़दामात की वजह से, सऊदी अरब के इक़दामात की वजह से, इसने पाकिस्तान को दूर किया, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और उसके बाद पाकिस्तान की ईरान के साथ, जो कि एक राइटफुली हमारा हमसाया और उसकी रीज़न भी बनती है कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, और पाकिस्तान की अभी से और आगे फ्यूचर में भी यही पॉलिसी होगी
होगी कि अफगानिस्तान, ईरान और दीगर जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि ईरान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हों, और ये तकलीफ दे रही थी चीज़ सऊदी अरब को। अब उसने चाहा है कि एक स्पेस जो है उसको खुला ना छोड़ा जाए और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उस लेवल तक ना ले जाए जाएँ जहाँ पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए और पाकिस्तान के पास जाने के लिए ज़्यादा टाइम उनके पास ना रहे। इसके अलावा दूसरी चौथी रीज़न बड़ी ये है कि ईरान का एक वो वाहिद फैक्टर था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी अरब ने यूज़ किया। तो अब जो बाइडन के आने के बाद जो बाइडन ने जो बातें की, जो प्रॉमिसेस किए, उसके ऊपर अभी तक तो वो अमल पैरा होते नज़र आ रही हैं और कोशिश वो ये कर रही हैं कि वो वहाँ पर जाकर कोई निगोशिएशन स्टार्ट करें, चाहे उसकी कंडीशंस कोई भी हों। तो ऐसे में ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, और ऐसे में अगर ईरान की तरफ अमेरिका झुकाव अपना शो करता है तो मतलब कि सिक्योरिटी मामलात में अमेरिका जो है वो थोड़ा सा लीनियंसी दिखाएगा, उस तरह प्रोटेक्ट नहीं करेगा सऊदी अरब के इंटरेस्ट को। तो ऐसे में सिक्योरिटी मामलात में आखिर में अगर कोई मुल्क बचता है तो वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की ज़रूरत फिर से यहाँ पर भी सऊदी अरब को पड़ रही है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जिस चीज़ के लिए पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया गया, जिस वजह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला गया, वो रीज़न ये थी कि पाकिस्तान भी यूएई की तरह तस्लीम कर ले इजराइल को, और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए जितने भी वो पैसे थे वो उन्होंने निकाले और कोशिश कर रहे थे कि वो पैसे पाकिस्तान से वापस ले लें। और पाकिस्तान की इकॉनमी उस वक्त ऐसी कंडीशन में थी कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन थैंक्स टू चाइना कि चाइना ने हमें रेस्क्यू किया और हम इस तमाम सूरत हाल से निकले। और अब जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान सर्वाइव कर गया है तो ऐसे में उन्होंने ऐसे कहने के हातम ताई की कबर के ऊपर लात मारते हुए कहा कि ठीक है जी, हमारा जो 1 अरब डॉलर पड़ा हुआ है वो हम आपसे नहीं लेते। और इसके अलावा जो 3 अरब डॉलर की जो डेफर पेमेंट्स के ऊपर जो पाकिस्तान को ऑयल की सप्लाई थी उसके ऊपर अगरचे अभी कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आ सकी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के इंडिकेटर्स हैं इससे लगता ही है कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब इसके ऊपर भी रीनिगोशिएट करेगा, इसको रीकंसीडर करेगा और पाकिस्तान को बड़ी फेवर दी जाएगी। ये थी सूरत हाल के जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब को घुटनों पर ले आया है और पाकिस्तान के इस वक्त अशद ज़रूरत है सऊदी अरब को। लेकिन इसके साथ एक जुड़ी हुई खबर है कि फ़लस्तीनियों के साथ रजब तैयब उर्दगान की जानिब से बयान जारी किया गया था कि फ़लस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपा गया है यूएई की जानिब से, और अपने ताल्लुकात मुअत्तल करने की धमकी भी दी थी। और उसका सबूत पहले तो डिनाई किया गया यूएई की जानिब से, लेकिन उसका सबूत जो है वो अब सामने आ चुका है। आपको जल्दी से बता दूं, 2018 में फ़लस्तीनियों को जो एड दी जाती थी यूएई की जानिब से वो $53 मिलियन थी। 2019 में $51 मिलियन की एड जो है वो इन फ़लस्तीनियों को दी गई। 2020 में 14 अगस्त को ये तमाम तर ताल्लुकात जो हैं ये बहाल किए गए। तो अगर आप ये सारा अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो ये एकदम से प्लान नहीं होता, इसके ऊपर बैकडोर रवाबत होते हैं और तमाम तर चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, उसके बाद ऐलान किया जाता है। तो ये अगर अगस्त में ऐलान किया गया तो इसका मतलब है 2020 के स्टार्ट से ये सारी चीज़ों की प्लानिंग जो है वो चल रही थी कि किस तरह इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएंगे। तो 2020 में जो एड दी गई फ़लस्तीनियों को यूएई की जानिब से वो सिर्फ $1 मिलियन है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि यूएई किस लो लेवल तक चला गया है। और इससे पहले एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि वहाँ पर जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहाँ पर कितने बड़े लेवल के ऊपर यूएई की जानिब से इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें यूएई की जानिब से बहुत सारे इक़दाम किए गए जो पाकिस्तान मुखालिफ थे, लेकिन अब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई। सऊदी अरब की जानिब से बहुत सारी सख्त स्टांस लिए गए, लेकिन पाकिस्तान का बहरहाल पाकिस्तान की आखिर में इसमें जीत हुई और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस पोजीशन में है कि सऊदी अरब से डिक्टेशन नहीं ले रहा। और आने वाले वक्त में जो यमन का मामला है उसमें अगर ये सूरत हाल दूसरा रुख इख्तियार करती तो पाकिस्तान को इसमें इस्तेमाल किया जाना था। और जब यूएन की जानिब से, आलमी इदारों की जानिब से, इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से यमन के मामले के ऊपर तनकीद की जाती है तो उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल होना था। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल दूसरे रुख पर खड़ा नज़र आ रहा है। ये डेवलपमेंट्स थी जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए